सभी प्यारे प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के पांचवें प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज ये सामाजिक अध्ययन का पहला क्लास होगा। बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका सामाजिक अध्ययन शिक्षण है, ये एग्जाम में 50 नंबर में आते हैं। कितने आते हैं? ये 50 नंबर का होता है। और इसके लिए टाइमिंग जो होता है, समय जो होता है, वो समय 2 घंटा होता है। समय कितना होता है? 2 घंटे। 2 घंटे में आपको 50 नंबर करने होते हैं। ठीक है, यानी 2 घंटा आपके लिए समय होता है और 2 घंटे में आपको 50 नंबर करने होते हैं। इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है, बहुविकल्पी बहुविकल्पी आपका 15 नंबर का होता है, यानी 15 प्रश्न होता है, पर प्रश्न 1 नंबर। ठीक है, तो 15 नंबर यहाँ से हो जाता है। उसके बाद आपका अति लघुत्तरी प्रश्न होता है, वो भी 1 नंबर का होता है। एक प्रश्न 1 नंबर का, अति लघु, और वो भी 15 क्वेश्चन आता है, यानी 15 नंबर का वही हो जाता है, प्रति क्वेश्चन 1 नंबर। ठीक। इसके बाद आता है लघुत्तरी प्रश्न आता है। ठीक है, लघुत्तरी प्रश्न जो होता है वो आपका 10 क्वेश्चन होता है। 10 क्वेश्चन होता है और प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी 15 × 30 और 20 कितना हुआ? 50। टोटल कितना हो गया? टोटल आपके 50 नंबर हो गए, है ना? टोटल 50 नंबर हो गए। और इसके लिए टाइमिंग आपको तय किया गया है 2 घंटा। 2 घंटे में आपको 50 मार्क्स करना होता है, 50 नंबर करने होते हैं। ये सब्जेक्ट जो है सामाजिक अध्ययन। तो बहुविकल्पी जो प्रश्न है, ये 15 नंबर का अगर आ रहा है, 15 क्वेश्चन आ रहा है और 150-200 क्वेश्चन है, मान चलिए 200 क्वेश्चन है, अगर उसको आप 2 से 3 बार देख लेंगे ना, तो 100% आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और 15 नंबर में 15 में 15 आप बड़े आसानी से ला सकते हैं। बस इतना करना होता है कि जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको 2 से 3 बार देख लीजिए, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रत्येक ऑप्शन के बारे में सही तरीके से चर्चा करते हुए चलते हैं और समझाते हुए चलते हैं, जिससे कि अगर थोड़ी सी इस प्रश्न से इतर कोई अदर प्रश्न आ जाता है, तो उससे अगर संबंधित रहता है तो वो आपकी भी चीजें क्लियर हो जाए। और प्रत्येक प्रश्न के आगे सन लिखा है कि किस सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। और आपसे एक चीज ये भी बता दें कि जैसे कुछ बच्चों का ये कहना होता है कि सर ये 2022 में आ गया है या 2023 में आ गया है, तो ये 2024 में अब नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो क्वेश्चन 2023 में आया है, में भी हो सकता है कि वही क्वेश्चन रिपीट कर जाए 2024 में। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के स्टैंडर्ड के ऊपर। अगर अच्छे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो 2 बार भी मतलब वो कंटिन्यू रिपीट कर जाते हैं। तो आप इस चीज को मत समझिएगा कि ये 2023 में प्रश्न आया है तो अब ये प्रश्न नहीं आएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो 2023 में आया है तो हो सकता है, अगर प्रश्न की क्वालिटी अच्छी है, प्रश्न अच्छे हैं, तो 2024 में भी प्रश्न वो रिपीट किए जा सकते हैं। तो इसलिए आप उस चीज को नजरअंदाज मत करिए और चीजों को अच्छी तरीके से पढ़िए। और हम कोशिश करेंगे अच्छे से समझा करके पढ़ाने की, जिससे कि आपके 15 जो बहुविकल्पी हैं 15 नंबर के, वो 15 में 15 आपके आ जाए। अति लघुत्तरी भी अगर आपका बहुविकल्पी क्लियर है तो अति लघुत्तरी भी लगभग क्लियर हो जाता है। वहां भी 1 लाइन 1.5 लाइन में आपको आंसर लिखना होता है। अगर सटीक आंसर उसका पता है तो आप इधर उधर थोड़ा बहुत करके लिख देते हैं, तो वहां से 15 में 15 आपके नंबर हो जाते हैं। ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? मानचित्र की जो उत्पत्ति हुई है ना, वो मैप्पा से हुई है। आप बहुत पहले
अब तो हमारे जो मैप आ रहे हैं ये कागज के मैप हो गए हैं। इसके पहले जो मैप थे वो कपड़े में मैप बनाया जाया करते थे। जो मानचित्र की जो उत्पत्ति है मैपा से हुई है, इसीलिए कहा है जो आज आप मानचित्र कागज वगैरह में देख रहे हैं, चार्ट में देख रहे हैं, इसके पहले आप इसी मानचित्र को कपड़े पे देखा हुआ करते थे। तो आप ये सोचते होंगे कि सर ये मैप्पा क्या है? तो आप मैप्पा जानते हैं, आप मैप्पा को अपने घर में यूज करते हैं। हालपोस जानते होंगे, सॉरी मेजपोस। जो मैप्पा होती है मेजपोस आप जानते होंगे। मैप्पा, मैप्पा का मतलब होता है मेजपोस या रुमाल। और ये जो मैप्पा है ना ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन में मैप्पा का अर्थ जो होता है वो कपड़े का मेजपोश या रुमाल होता है। और मध्यकालीन युग में हम कपड़े पर ही बने संसार के मानचित्र को देखते थे, जिसे हम क्या कहते थे, मैप्पा मुंडी कहते थे। क्या कहते थे? मैप्पा मुंडी। उसे हम मैप्पा मुंडी कहते थे। इसको यहाँ से हटा देते हैं। जो मानचित्र जो मानचित्र आप कपड़े पे देखा किया करते थे, उसे हम मैप्पा मुंडी कहा करते थे। मैप्पा मुंडी। ठीक, ये चीज है, मैप्पा मुंडी है। तो मैप्पा का अर्थ होता है, मैप्पा का अर्थ होता है मेजपोश, मेजपोश या फिर क्या, रुमाल होता है। ठीक, ये लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा सबसे मिलके बना हुआ है। यानी यह किस भाषा का शब्द है? तो ये जो लैटिन भाषा का शब्द है, कौन सा? मैप्पा। तो ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है किस पर? मकर रेखा पर, आर्कटिक रेखा, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा। तो 21 जून को जो सूर्य की किरणें होती हैं वो किस पर पड़ती हैं? तो आपकी वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और आपको पता होगा कि 21 जून को ही सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जो 21 जून होता है, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, यानी सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि ग्रीष्म संक्रांति के दौरान जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। और इसके कारण क्या होता है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र में जो 21 जून को सबसे लंबा दिन हो जाता है और सबसे छोटी रात। 21 जून को सबसे लंबा दिन, यानी सबसे बड़ा दिन, सबसे लंबा दिन, व सबसे छोटी रात होती है। ठीक, ये 21 जून के बारे में है। तो 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं किस पर? कर्क रेखा पर पड़ती है। ठीक, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कराए, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? इनमें से कौन से भारतीय अर्थशास्त्री हैं? मार्शल हुए, पीगू हुए, जेके मेहता, किन्स। तो इसमें से जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं वो है आपके जेके मेहता हैं। जेके मेहता। अगला करा, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं साहित्य, स्मारक, शिलालेख, ये सभी। तो इतिहास के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हमारे जो साहित्य होते हैं, स्मारक होते हैं, शिलालेख होते हैं, ये सभी अध्ययन के स्रोत हैं। इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। साहित्य के बारे में आप पढ़ते ही होंगे। स्मारक जो होता है, स्मारक क्या होता है? ये किसी विशेष प्रयोजन या किसी किसी के याद में बनाया जाता है। जब कोई की मृत्यु हो जाती है या किसी की याद में
हम इस स्मारक को क्या करते हैं, बनाते हैं। और शिलालेख क्या होता है, शिलालेख के बारे में जान लीजिए कि शिलालेख जो होता है वो पत्थर पर लिखा लेख या खोदा हुआ कोई प्राचीन लेख होता है। जैसे आप कहीं पे जब जाते हैं तो वहां देखते हैं कि पत्थर पे बहुत अच्छी चीजें चीजें लिखी होती हैं, आप उसको पढ़ते हैं। या तो वो लिखी होती हैं, या तो फिर किसी अ, जगह से, यानी वो उसी जगह फेमस यानी प्रसिद्ध स्थान से उसको खोद के निकाला गया होता है। तो जो हमारा शिलालेख होता है, ये पत्थर पर लिखा हुआ लेख होता है या खोदा हुआ प्राचीन लेख होता है, ये शिलालेख होता है। तो ये सब किसके किसके द्वारा संभव है? इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं शिलालेख। इतिहास के द्वारा ही संभव है शिलालेख। तो हमारा जो कह रहा है, प्रश्न कर रहा है इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन है? साहित्य भी है, स्मारक भी है, शिलालेख भी है, यानी इसमें से ऑप्शन ये सभी हैं। तो इतिहास के अध्ययन के स्रोत ये सभी हैं। सब प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं ये। सबसे प्राचीन वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे सारे वेद हैं, लेकिन इसमें जो सबसे प्राचीन वेद होता है वो हमारा ऋग्वेद होता है। और ऋग्वेद किस में लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है हमारा ऋग्वेद। ठीक है। संस्कृत हमारी सबसे अ, अच्छी लैंग्वेज मानी जाती है। तो सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न कह रहा है त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? कह रहा है त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य का है, बौद्ध साहित्य का है, वैदिक साहित्य का है, इन सभी का 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो अभी तो आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा कि ये त्रिपिटक है क्या चीज। त्रिपिटक कह रहा है त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है, ये पहले हम ये जान लेते हैं कि त्रिपिटक है क्या चीज। तो जो त्रिपिटक होता है, त्रिपिटक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो तीन पिटारी होता है। इसका हम शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें, इसके इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ वो क्या है? तीन पिटारी। तीन पिटारी होता है। ठीक। और ये जो त्रिपिटक होता है ना, ये बौद्ध धर्म का बहुत प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी जो सभी हमारे बौद्धिक होते हैं, बौद्धिक संप्रदाय होते हैं, वो इसी को मानते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ को ही मानते हैं। यानी जो हमारा त्रिपिटक होता है, ये बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रमुख ग्रंथ होता है। यह बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी है, जिसमें भगवान बुद्ध जी के उपदेश लिखे होते हैं। जो त्रिपिटक होता है, इसमें भगवान बुद्ध जी के उपदेश लिखे गए हैं। जितने भी भगवान बुद्ध जी ने उपदेश दिए हैं, इसी त्रिपिटक ग्रंथ में ही लिखे हैं। और जो ये त्रिपिटक है ना, ये पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखा गया है। पाली भाषा में। जो बुद्ध जी ने अपने उपदेश को लिखे हैं, वो त्रिपिटक ग्रंथ में पाली भाषा में लिखे हैं। तो त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन पिटारी होता है। तो त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। ऑप्शन ब सही है। अगला करें, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था क्या? बकरी, घोड़ा, कुत्ता, गाय। तो सबसे पहला पालतू जो जानवर था वो कुत्ता ही था। तो आदि मानव का सहयोगी जो जानवर है वो हमारा कुत्ता ही है। ये आदि मानव की बहुत सहयोग करता था। आदि मानव जब कहीं भी चलता था तो कुत्ते के साथ लेकर के चलता था। तो आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन हुआ? कुत्ता हुआ। अगला, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? आखेट, कृषि, व्यापार, शिल्प। तो पूरा पाषाण काल में मानव का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? आखेट था। आखेट बोले तो शिकार करना। पूरा पाषाण काल में मानव क्या करते थे? शिकार किया करते थे। और वो शिकार कैसे किया करते थे कि जो पत्थर है, पत्थर को नुकीला बना बना करके उसी से वे आखेट किया करते थे, शिकार किया करते थे। क्योंकि पहले जो इसके पहले की बात अगर करें तो उस समय क्या था कि जब आग की खोज नहीं हुई थी तो आदमी कच्चे मांस को खाता था।
तो धीरे धीरे जब हमारे आग की खोज हो गई, तो आग की खोज होने के बाद, और जिस भी चीज की खोज हुई है वो कहीं ना कहीं अचानक उस चीज की खोज हो गई है। जैसे आग कैसे पता चलेगा कि ये आग है? तो क्या हुआ कि दो पत्थर आपस में जब दो पत्थरों का टकराव हुआ तो वहां से चिंगारी उत्पन्न हुई। तो उसको देख करके जो उस समय का मानव था, अचंभित हुआ कि इसमें चिंगारियां कैसे हो रही हैं। तो वो उसको बार बार करने की कोशिश किया करता था। जब बार बार कोशिश किया तो उसमें से चिंगारियां निकली और कहीं कहीं आग पकड़ ली। तो उस चीज को वो समझ गया कि ये इससे आग निकल रही है। अब उस आग का वो प्रयोग करके जो मांस कच्चा खाया करता था, अब उसको भून करके यानी रोस्ट करके अब मांस को खाने लगा। तो पहले की अपेक्षा मांस क्या हुआ, ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा। तो जब ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगा तो वो उस प्रक्रिया को बार बार रिपीट करने की कोशिश किया। तो यही है कि पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण काल में मानव का जो व्यवसाय था वो शिकार करना था, अर्थात आखेट करना था। ऑप्शन अ सही है। पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड जो होती है ये हमारी किस देश में है? पिरामिड हमारी मिस्र देश में है। और मिस्र देश में हमारे 100 से अधिक पिरामिड है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मिस्र देश में जो पिरामिडों की संख्या है वो कितनी है? 100 से अधिक है। तो पिरामिड किस देश में है? मिस्र देश में है। सारे प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं। आपको बताया है कि जो हमारा सामाजिक अध्ययन अर्थात एसएसटी होता है, इसमें 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी आता है। तो देखिए, कंटिन्यू सारे प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं। कोसल महाजनपद की राजधानी थी क्या? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा, कौशाम्बी। तो जो कोशल है ना, कोसल प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक था। तो ये कोसल था, ये महाजनपद है कोशल। और ये 16 महाजनपदों में एक था। कितने महाजनपदों में? 16। 16 महाजनपदों में एक था। ठीक। इसका जो क्षेत्र है वो आधुनिक गोरखपुर के पास था। और इसकी सबसे पहली जो राजधानी थी वो अयोध्या थी। और दूसरी जब राजधानी बनी तब जाके वो कौन सी बनी? श्रावस्ती बनी, जो कि श्रावस्ती ही मानी जाती है। पहली राजधानी क्या है? पहली राजधानी इसकी, पहली राजधानी कौशल की पहली राजधानी कहाँ थी? अयोध्या। और दूसरी जो राजधानी हुई, दूसरी राजधानी वो श्रावस्ती हुई। श्रावस्ती। तो कोसल महाजनपद की राजधानी कौन थी? कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। अगला कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। कुछ जो सन है उनको याद रखिएगा। ठीक है, उन सन को याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 ईस्वी में हुई। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जात आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी। नेक्स्ट प्रश्न करा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा क्या होती है? भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा, सभी। तो उत्तरी ध्रुव से जो दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा होती है वो हमारी कौन सी होती है? देशांतर रेखा होती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो खींची गई रेखा होती है वो कैसी होती है? देशांतर होती है। अगला, भारतीय लोकतंत्र की समक्ष चुनौती है गुटनिरपेक्षता का, धर्मनिरपेक्षता का, सांप्रदायिकता का, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय लोकतंत्र के जो समक्ष चुनौतियां प्राप्त हुई वो हमारी सांप्रदायिकता के लिए हुई। जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां थी वो सबसे अहम थी सांप्रदायिकता के लिए। तो ऑप्शन सही है इसका। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए।
देखिए, थोड़ा 14 नंबर अगर हम बात करें आपसे, तो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो चुनौतियां थी वो कौन सी? सांप्रदायिकता थी। तो सांप्रदायिकता, इसमें लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां बहुत सारी थी। एक तो जैसे आपकी निरक्षरता हो गई, गरीबी हो गई, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसी चुनौतियां थी जिसमें से एक सांप्रदायिकता भी थी। इन चुनौतियों को अगर हम बात करें तो जैसे आपका क्या हो गया? निरक्षरता सबसे बड़ी, निरक्षरता चुनौती हो गई। गरीबी, गरीबी भी एक चुनौती हुई। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, भेदभाव किसके खिलाफ? महिलाओं के प्रति भेदभाव, यानी महिलाओं के खिलाफ भेदभाव। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, हिंसा, ये सब सारी चुनौतियां हैं। अगर हम निरक्षरता की बात करें तो निरक्षरता, आज भी ये निरक्षरता निरक्षरता पर काम चल रहा है। जब आप, जिस समय आप एक सरकारी अध्यापक यानी सरकारी टीचर बनेंगे, गवर्नमेंट टीचर जब बनेंगे प्राइमरी में, तो वहां पर हर साल निरक्षरता का पेपर कराया जाता है। यानी ऐसे गांव समुदाय जो, जहाँ पे जिस विद्यालय के अगल बगल जो समुदाय होते हैं, गांव होते हैं, वहां पे सर्वे करना होता है कि कितने लोग निरक्षर हैं, और उनको सर्वे के दौरान उनको कुछ दिन तक की ट्रेनिंग दी जाती है। उनको निरक्षर से साक्षर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और उसका सारा डाटा आपके पास रखा रहता है, और जब भी आपसे मांगा जाता है तो वो बीएससी लेवल तक उस चीज को भेजा जाता है कि हाँ, अब इतने, इस साल इतने लोग को हमने साक्षर बना दिया है, निरक्षर से साक्षर कर दिया गया है। तो जो ये निरक्षरता थी ये बहुत पहले की चल रही है, और आई थिंक हमारे उत्तर प्रदेश में, यानी भारत की बात कर ले, तो सबसे बड़ी चुनौती हमारी निरक्षरता ही है। इसको खत्म करना एक बहुत बड़ी चैलेंज का काम है। तो भारतीय लोकतंत्र के समझ जो चुनौतियां हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें है सांप्रदायिकता है। अगर इस सांप्रदायिकता के अलावा अगर इसमें गरीबी दे दिया होता, तो ये सांप्रदायिकता नहीं देता। गरीबी आ जाए तब भी वो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। भ्रष्टाचार आ जाए तब भी है। हिंसा आ जाए तब भी है। क्षेत्रवाद आ जाए तब भी है। और गरीबी आ जाए तब भी है। तो इसलिए हम इन सबको बता रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि ये 2017 में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती जो पूछा है, ये ऑप्शन में सांप्रदायिकता दिया है। मे भी इस साल ऐसा हो जाए वो कह दे गरीबी, तो गरीबी आ जाएगा, तब भी वो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती ही होगी। तो हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दें। तो इसलिए बताया जा रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो इनकी चुनौतियां हैं, निरक्षरता भी है, गरीबी है, महिलाओं के प्रति भेदभाव भी है, क्षेत्रवाद भी है, भ्रष्टाचार है, हिंसा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें लोकतंत्र के समक्ष चुनौती हैं। इनमें से कोई भी आ सकता है ऑप्शन में, उसको आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न करें, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। इसकी जनसंख्या कितनी है आपको, ये 2011 की जनगणना हुई, उसके बाद जनगणना नहीं हो पाई है। तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ये आप सभी को पता होगा कि 19 करोड़ 95 लाख 81 हजार 400 कितना है, 77 है। कितना है? 19 करोड़, ध्यान रखिएगा, 19 करोड़ 95 लाख 81 हजार 400 77, ये हमारे उत्तर प्रदेश की, भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसमें कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी है? सिंधु नदी है, सतलुज है, सरस्वती है, गंगा है। तो ध्यान दीजिए, सवाल पूछ रहा है कि, क्वेश्चन कर रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो जो सर्वाधिक वर्णित नदी है वो आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी है।
सबसे अधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। अगर ऐसा सवाल पूछे कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो आप सबसे पवित्र नदी के लिए सरस्वती नदी लगाइएगा। ठीक है, हो सकता है सवाल बन जाए कि सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती होती है, और सबसे वर्णित नदी जो होती है वो आपकी सिंधु नदी होती है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन असही होगा, क्योंकि इसमें जो सवाल पूछ रहा है वो कह रहा है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, वो आपकी वो सिंधु नदी है। चलिए अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था ना, वो कृषि था, व्यापार नहीं। पशुपालन बिल्कुल नहीं, शिकार नहीं। शिकार तो वो एक तरीके का आखेट खेला करते थे। और ये आपके इधर के नहीं थे, ये जो यहाँ बताया गया है कि पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? आखेट था। ये पूरा पाषाण काल के लिए है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए ये नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं कृषि करना आरंभ कर दिए थे। और कृषि में उनका मुख्य जो फसलें थी वो क्या थी? गेहूं था, जौ था, चावल था, खजूर था, सरसों था और कपास था। ये सब सारी चीजें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। ठीक। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये इस समय यानी वर्तमान में उत्तर पूर्व पाकिस्तान से उत्तर पूर्व अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पूर्व भारत तक फैली हुई है, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो सिंधु सभ्यता में वृहत का मतलब सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया। स्नानागार का मतलब हौज होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जानते रहिएगा कि ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। जो हमारा ये मोहनजोदड़ो है, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार जो पाया गया वो कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में पाया गया। चलिए अगला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो इनका जो खेत का साक्ष्य मिलता है वो कालीबंगन से मिलता है। रोपड़ ऑप्शन दिया है, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, वड़ावली। कालीबंगन ही कालीबंगन होता है, कालीबंगन। कहीं कहीं कालीबंगा भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। कालीबंगन। और ये कालीबंगन है कहाँ? राजस्थान में है। ठीक है। और इस हड़प्पा सभ्यता को हम क्या कहते हैं? एक और नाम से जान जाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान रखिएगा, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा, कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये आपके कालीबंगा से ही मिला है, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है किससे? बाढ़ रोकने से, कृषि में वृद्धि से, पानी संरक्षण से, दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से। हाँ, ये ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है, ये दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन द सही होगा। ठीक है। अब ऑपरेशन फ्लड जो होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास होता है। जो ऑपरेशन फ्लड है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास है। डेयरी विकास है। विकास है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है, ये दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था, जिसने देश में दूध उत्पादन पर एक बहुत बड़ा जोर दिया गया है।
यानी ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत दूध उत्पादन में बहुत बड़ा जोर दिया गया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन किया जा सके। तो ऑपरेशन फ्लड हमारा दूध उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। ये 2015 में प्रश्न पूछा गया है। अगला कह रहा है गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है? ये आपके यजुर्वेद हैं। कौन से हैं? यजुर्वेद हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो होता है ये संस्कृत में रचित है। ये संस्कृत में लिखी गई है। जो ऋग्वेद हमारी होती है, सबसे पुरानी वेद हमारी कौन सी है? ऋग्वेद ही है, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। किसमें? संस्कृत में। ठीक। जो हिंदू धर्म की सबसे क्या होती है? पवित्र ग्रंथि होती है। जो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सी है? ऋग्वेद। जो कि किस में लिखी गई है? संस्कृत में लिखी गई है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये है कि गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है? तो आपका यजुर्वेद है। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। 2016 में प्रश्न पूछा गया ये। अगला, मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कब? 2000 में, 2002 में, 2004 में, 2006 में। तो मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? 2006 में। मनरेगा का मतलब होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। ये 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया। कब? 2 फरवरी 2006 में लागू किया गया। ठीक है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक तरीके का है। तो मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कब? 2006 में। अगला प्रश्न कह रहा है नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है क्या? सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर। तो नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। ठीक है। मेयर होता है। मेयर या डिप्टी मेयर। डिप्टी मेयर का मतलब जो पार्षदों से निर्वाचित होते हैं, जो पार्षदों से चुने जाते हैं, वो डिप्टी मेयर होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो जिला न्यायाधीश, बेसिक शिक्षा अधिकारी। बेसिक शिक्षा अधिकारी इससे शिक्षा से संबंधित है, ये तो होगा ही नहीं। जिला न्यायाधीश इससे भी नहीं होगा। मुख्य विकास अधिकारी, नहीं ये भी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाँ, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन कराता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी कराता है। अगला प्रश्न करा राजुक थे चोल वंश के व्यापारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, मौर्य शासन में न्यायाधीश, शक सेना सैनिक। तो जो राजुक थे, ये कौन थे? जो राजुक थे, ये मौर्य शासन में न्यायाधीश थे। अगला करा सांची का स्तूप स्थित है कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में, बिहार राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में, महाराष्ट्र में। तो सांची का जो स्तूप है, ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला इंडिका पुस्तक के लेखक थे। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक थे वो कौन थे? मेगास्थनीज जी थे। कौटिल्य, मेगास्थनीज, सिकंदर, अरस्तु। तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज जी थे। अगला करा शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया। जो शक संवत है 78, चलाया गया किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, अशोक द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो शक संवत, ये इसको बना लीजिए शक संवत। शक संवत 78 ईस्वी चलाया गया। तो ये चलाया गया कनिष्क द्वारा। कनिष्क को हम द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। जो कनिष्क हैं, कनिष्क को हम किसके नाम से जानते हैं? कनिष्क, कनिष्क को द्वितीय, द्वितीय द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आज जो भारत सरकार के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है 78 ईस्वी, ये कनिष्क की देन है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कर दी थी। तो इसका ऑप्शन
असही होगा। अगला, पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देता है। तो जो पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप देता है अर्थात जो उसकी अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री जी करते हैं। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप कौन देता है? प्रधानमंत्री। सूर्य के सबसे निकट ग्रह, आपको पता है कि हमारे जो सूर्य हैं, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन से होते हैं? बुध होता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। ठीक है। अरुण वरुण ये सब हमारे ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। ग्रह तो थे हमारे 9, लेकिन एम को बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बौने ग्रह के अंतर्गत आता था। वो अदर ग्रह को भी क्या करता था? डिस्टर्ब करता था। वो अपनी कक्षाओं से घूमते घूमते आकर के किसी दूसरी कक्षाओं में भी चला जाता था, जिससे कि सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाया करता था। तो इसलिए उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह हैं वो हमारे कौन से हैं? सूर्य के सबसे निकट ग्रह हमारे बुध हैं। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। ये बिल्कुल सही है। दिशा यानी डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल, ये मानचित्र क्या है? घटक है। और अगला, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। जो मानचित्र का जो नीचे का सिरा होता है वो उत्तर दिशा में होता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस नहीं को विशेष ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा, आप एग्जाम में झटके में देखेंगे और ऑप्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे तो सब हो जाएगा गलत। नहीं वाले केस में थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देना होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक है, बिल्कुल सही है। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, बिल्कुल सही है। दिक सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है। देखिए ये ब वाला, देखिए मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर की तरफ नहीं होता है, नहीं नहीं ये गलत है। मानचित्र का जो नीचे का सिरा होता है ये उत्तर की तरफ नहीं होता है। ऑप्शन यही सही है। दिक सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई जो होती है उत्तर, यही नॉर्थ साउथ होती है। अगर किसी मैग्नेट को आप लटकाएंगे तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में होगा। द वाला करा, सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो आपका है, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। अगला 33 नंबर करा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 अंश देशांतर को कहते हैं। 0 अंश देशांतर को कहते हैं। 0 से 180 अंश पूर्वी देशांतर तक के भाग को कहते हैं। 0 से 180 अंश बाएं हाथ, ये वाला स वाला दाहिने हाथ और द वाला बाएं हाथ पश्चिम देशांतर तक के भाग को कहते हैं। नहीं, अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा होती है वो 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। 2019 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करा, नीला ग्रह, ये ब्लू प्लेनेट कहते हैं किसको? नीला ग्रह, आपको पता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ समुद्र बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको हम नीला ग्रह यानी सब नीला नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है कहाँ? अभी हमने बताया था कालीबंगा कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, जबकि इसमें दिया है गुजरात में, ये गलत है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मुद्रण कला के आविष्कारक थे कौन? यूनानी, रोमन, ईरानी, चीनी। तो मुद्रण कला के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? चीनी थे। जैन धर्म के संस्थापक थे कौन? ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव जी थे। अगला, द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का आयोजन हुआ हुआ था, यानी द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का जो आयोजन हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में, अजात शत्रु के शासनकाल में, और कालाशोक के शासनकाल में, कनिष्ठ के शासनकाल में। तो ये हमारा द्वितीय बौद्ध संगीत सभा का जो आयोजन हुआ था ये अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ब सही है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कितनी ईसा पूर्व? सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था ना वो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। बहुत ही आक्रामक ये सिकंदर हुआ करता था उस समय। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया कब? 326 ईसा पूर्व में।
अगला, देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, माध्याह्न रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो जो देशांतर रेखा का जो दूसरा नाम है ना, वो माध्याह्न रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? हमने बताया कि हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। इसके पहले कितनी थी? 9 थी, लेकिन एक ग्रह को बाहर कर दिया गया। ये किसको? एम को क्या कर दिया गया? ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ऑप्शन ब सही है। 2015 में सवाल पूछा है। 2015 में 2 बार पेपर हुआ था, पेपर लीक होने की वजह से सेकंड बार कराया गया, तब भी यही प्रश्न आया था। पुच्छल तारे बने होते हैं चट्टानों के आकाशीय पिंड से, बर्फ के आकाशीय पिंड से, धूल के आकाशीय पिंड से, चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। बिल्कुल, पुच्छल तारे जो हमारे होते हैं वो चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंडों से बने होते हैं। इसका ऑप्शन द सही है। अगला कह रहा है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय कितना होता है? कितने दिन? यानी एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक, यानी एक पूर्णिमा जब खत्म होती है और दूसरी पूर्णिमा आने तक वो अपनी कलाओं को यानी अपनी कक्षाओं को पूरा करने में चंद्रमा का कितना समय लग जाता है, यही कह रहा है। तो 31 दिन, 30 दिन, 29 दिन 8 घंटे, 28 दिन 23 घंटे। तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कक्षाओं को पूरा करने में चंद्रमा को 31 दिन लग जाते हैं। कितने दिन? 31 डेज। ठीक है, 31 डेज लग जाता है। चलिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? कुछ विद्वान दिए गए हैं, इन विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहले खोजकर्ता थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी जी थे। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? बहुत अच्छी। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो पहला, असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। तो जो हमारी मिस्र की सभ्यता है ना, इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कि मिस्र की सभ्यता को हम क्या कहते हैं? नील नदी का वरदान कहते हैं। तो मिस्र की सभ्यता ऑप्शन द। सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? बताया गया है कि सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? वो है 8 है। वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती हैं, क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, या देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, कर्क रेखाएं कहलाती हैं, तो मकर रेखाएं कहलाती हैं। तो वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती है, वो आपकी अक्षांश रेखाएं होती है। और देशांतर इसका जस्ट अपोजिट होता है। चलिए, अगला कह रहा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। भारत हमारा जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहते हैं? वैदिक काल में एक ही वंश के, और वैसे भी चाहे वैदिक काल हो कोई भी हो, अगर जो एक ही वंश से आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वंशज। जैसे आज पॉलिटिक्स चल रहा है, चुनाव चल रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, तो कहते हैं कि मेरे वो अपने बच्चे को टिकट, उनके बच्चे को टिकट मिल जाता है। यानी एक तरीके का क्या चलता है? एक तरीके का वंशज चल दिया जाती है कि एक दूसरे को टिकट मिलते हुए चला जाता है। यानी एक पिता मुख्यमंत्री हुआ तो बेटा भी हो जाएगा, उसके नीचे की जो जनरेशन आएगी वो भी हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं वंशज। तो वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहते थे? वंशज कहा करते थे। ये वंशज ऑप्शन असही है, 2015 में सवाल पूछा गया है। अगला है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो ग्रह को हमारे अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं। ऑप्शन इसका ब सही है, 2015 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छे प्रश्न है, जिसको आप जानते हैं। कुछ प्रश्न को तो आप पढ़े ही होंगे, जानते ही होंगे। वैसे भी सामाजिक अध्ययन है तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए
कोई ये नया विषय नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी की भी तैयारी करते होंगे तो वहाँ सामाजिक अध्ययन अवश्य पढ़ते होंगे। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए नया सब्जेक्ट आपका बाल विकास हो सकता है, शिक्षण अधिगम का सिद्धांत हो सकता है। बाकी और सारी चीजें तो आप बिल्कुल पढ़ते होंगे। अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन में बीए वगैरह कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों से परिचित अवश्य होंगे। तो ये आपके लिए कोई नया विषय नहीं है। ये आप बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको मेनली अगर परेशानी होनी भी चाहिए तो वो आपके लिए बाल विकास और शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है, और थोड़ी संस्कृत होती है। संस्कृत थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि बहुत कम लोगों को संस्कृत समझ में आती है, और उसमें रटना बहुत ज्यादा पड़ता है। लेकिन अगर हम सामाजिक अध्ययन की बात करें तो सामाजिक अध्ययन आप हमेशा से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ये आपके लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, ये आपके लिए वही पुराना सब्जेक्ट है। बस आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए आज आपको 50 क्वेश्चन तक कराया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में 51 क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगे। 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी चीजों को अच्छी तरीके से समझाते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके ये 50 नंबर के सब्जेक्ट हैं, जिसमें 15 नंबर का आपका बहुविकल्पी आता है, 15 नंबर का अति लघु उत्तरीय आता है, और 10 क्वेश्चन जो होता है, यानी 20 नंबर का, 15 30 और 20 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। ठीक है, इसलिए अ, प्रत्येक सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। कुछ ऐसा मत करिए कि हाँ ये सब्जेक्ट अच्छा है, इसको हम अभी नेग्लेक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं, सारे सब्जेक्ट को आप कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करती है। तो